मेरी हाइट 4 फीट है और मैं जो भी भोजन लेता हूँ गैसेस मेरे अंदर पूरी बॉडी में आसानी से हर सेल को मिल जाती हैं तुरंत, क्योंकि पता है मेरे पास क्या है? हार्ट, ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि तुम्हारी ऊंचाई तो 200-250 फीट तक जाती है। तुम्हारे पास क्या है? अ अ मेरे पास हाँ है ना, मेरे पास भी फूड के लिए, वाटर चलाने के लिए, गैसेस के लिए डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बहुत दूर दूर इतनी 200 फीट की ऊंचाई जो मैं मिलता हूँ 200 फीट फीट तक का, उसके लिए जाइलम और फ्लोएम है ना। for long distance transport of materials, of substances in the plants have the xylem and the phloem. इन दोनों को यूज़ किया जाता है, ये पाइपें जो होती हैं प्लांट्स के अंदर, टू डू ट्रांसलोकेशन. व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन? यही है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस over long distances with the help of xylem, with the help of phloem. This is called translocation, such type of transport. xylem किस लिए होता है? वाटर की कंडक्शन के लिए पाइपें होती हैं, ये देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. इफ़ यू रिमेंबर, it carries water and minerals from the roots to the leaves, and this is a unidirectional flow. From the roots it will move, the water will move to the leaves. Phloem for the conduction of sugars, that is food, and some minerals. This flow is multidirectional, it can be bidirectional, and again it is a complex tissue, phloem, made of 4 types of cells: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers. From the leaf, the kitchen of the plant, to the various organs, ये खाना जाता है फ्लोएम के द्वारा. इस सब को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स in plants. One is through diffusion method. It is a passive phenomenon, diffusion. It occurs over short distances in the plant. It can be from cell to cell. जब सेल से लेकर सेल तक कुछ मटेरियल्स जाएंगे तो वो शॉर्ट डिस्टेंस है और वो डिफ्यूज़न के थ्रू हो रहा होगा. डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं. इट इज़ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to the lower concentration of the molecules. The molecules travel from their higher concentration to their lower concentration. That means diffusion follows the concentration gradient. Gradient का मतलब है difference. Difference in concentration of solutes, of substances, of molecules is essential for diffusion to take place. Gases की movements के लिए plants का के लिए diffusion होना अति आवश्यक है. इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. डिफ्यूज़न रेट, डिफ्यूज़न की दर किस पर डिपेंड करती है? दिस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, की डिफरेंस कितना है एक स्थान पे, एक रीजन पे और दूसरे रीजन में, सॉल्यूट्स का, मटेरियल्स का. परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, कि मेम्ब्रेन जाने दे रही है पार्टिकल्स को, बड़े पार्टिकल्स को रोक तो नहीं रही, कितने पार्टिकल्स को जाने दे रही है, कौन से वाले. इज इट बीइंग सेलेक्टिव? जितनी ज़्यादा परमिएबल होगी उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न रेट होगा. टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑन विच डिफ्यूज़न रेट डिपेंड्स. डिफ्यूज़न इज़ फाउंड टू बी अ वेरी स्लो प्रोसेस. ये किसी लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए इस पर एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है इसके होने में. अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है ना मूवमेंट. फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न is also a special category, special type of diffusion only. Again, no expenditure of energy, कोई ATP, कोई एनर्जी, कोई लिविंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता. Again, the facilitated diffusion depends on the concentration gradient. That is, the molecules move from their higher concentration to their lower concentration always, along the concentration gradient, not against but along. तभी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता. पत्थर अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसमें एनर्जी थोड़ा ना लग रही है, अगर आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तब एनर्जी लगती होती है. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ पैसिव प्रोसेस. एक्टिव नहीं है, एनर्जी नहीं लग रही, इसलिए ये पैसिव भी कहलाता है. किसके लिए बना हुआ है ये? लिपिड इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स, आयंस को ले जाने के लिए बना हुआ है ये प्रोसेस.
कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं, देखो मॉलिक्यूल्स, जो कि लिपिड बायलेयर, ये जो है फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, और ये सारा क्या बनाया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये पूरी की पूरी है सेल मेम्ब्रेन। इसमें फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर होती है। ये पूरा एक फॉस्फोलिपिड है, ये दूसरा फॉस्फोलिपिड है, तभी इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर। और ये ज़्यादातर कैसी है, लिपिड ही है, मेनली लिपिड की बनी हुई है। इसलिए ये किसको आसानी से जाने देगी, जो लिपिड सॉल्यूबल है आसानी से जाने देगी बाय डिफ्यूज़न। ये सब क्या है, डिफ्यूज़न हो रहा है देखो, और अंदर आ गया, सेल के अंदर आ गई ये येलो येलो वाले, क्योंकि ये क्या थे, लिपिड सॉल्यूबल। लेकिन ये जो हरे हरे वाले बनाए हैं, ये मॉलिक्यूल्स या आयंस कैसे हैं, लिपिड इनसॉल्यूबल। इनको एंट्री मिलना बड़ा मुश्किल है, ये जा नहीं पा रहे ऐसे करके, तो इनके लिए मदद के लिए खड़े हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के लिए यहाँ पे प्रोटीन्स। द इंटीग्रल प्रोटीन्स, द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर फाउंड विद इन द cell membrane to help or to carry the molecules and ions which are lipid insoluble, fat insoluble। तो देखो ये क्या किया हुआ है, ये नीला नीले हैं प्रोटीन्स, ये ओपन हो गया प्रोटीन, कन्फर्मेशनल चेंज आ गया इसके अंदर, और इसने इसको अंदर जाने दिया और ये पहुंच गए अंदर। ये आयंस या मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक थे, तो हाइड्रोफिलिक आयंस को सेल मेम्ब्रेन आसानी से जाने नहीं देती। ये हाइड्रोफोबिक को जाने देती है, फिलिक को नहीं, वाटर लविंग को नहीं। इसलिए ये यहाँ से ही घुस पाते हैं फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ये इनसाइड ऑफ द सेल है। ये पूरी क्या है, प्लाज्मा लेमा यानी कि सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बायलेयर दिख रही है, बीच बीच में जगह जगह प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच हेल्प इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अगर यहाँ के से कुछ ये वाले मॉलिक्यूल्स अंदर को आने हैं X, और ये मॉलिक्यूल्स हैं Y, कौन से वाले बहुत आसानी से अंदर घुसने वाले, ऑफ कोर्स दीज वंस। इनकी डिफ्यूज़न फास्टर होगी, ये छोटे साइज़ के हैं, ये बड़े साइज़ के हैं, इनकी इतनी आसान नहीं होगी। रेट ऑफ डिफ्यूज़न depends on the size of the particles, size of the ions, size of the molecules। ये A है, ये B, C, ऐसे ये पड़े हुए हैं क्या, प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये कैरी करते हैं मटेरियल्स को, अंदर ले जाते हैं, उनके लिए चैनल बनाते हैं और उनको जाने देते हैं अपने अंदर से। तो अगर खाली A, B और C एक टाइम में यूज़ हो रहे हैं तो ज़्यादा रेट होगा डिफ्यूज़न का फास्ट, या अगर A, B, C, D, E सारे प्रोटीन्स एक ही टाइम में इन्वॉल्व हैं, लगे हुए हैं, अंदर फैरी कर रहे हैं मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को अंदर जाने दे रहे हैं फटाफट फटाफट, तो कौन से वाला बेटर होगा, किस में रेट बड़ा बढ़ जाएगा। हाँ, जब सारे के सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो ना, जब सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हों ड्यूरिंग डिफ्यूज़न प्रोसेस, तो उसको कहते हैं सैचुरेशन, और तब रेट विल बी द मैक्सिमम। स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़े हुए। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये आउटसाइड ऑफ द सेल दिखाया हुआ है, ये इनसाइड ऑफ द सेल है। ये स्पेशल प्रोटीन्स पड़े हैं जिनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। दे फैरी द मटेरियल्स लाइंग आउटसाइड, उनको फैरी करके उनको ले जाते हैं अंदर को। और ये देखो कैसे हो रहा है, ए में ये इसने इसको फिट कर लिया अपनी एक्टिव साइट में। दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा था कि मिलता जुलता सा स्ट्रक्चर था, एक तरह से लॉक हो गया। तो ये वाला आयन या मॉलिक्यूल इसके अंदर घुस गया, इसकी एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो गया, और उसके बाद इसने फ्लिप ओवर कर लिया। देखो अपने आप को फ्लिप कर लिया है, अपनी पोजीशन बदल ली है, चेंज कर लिया है, तो ये पूरा घूम जाते हैं 180 डिग्री पे। और इस प्रकार से देखो ये क्योंकि मुड़ गया और घूम गया, सॉल्यूट को या आयन को या मॉलिक्यूल को अंदर कर दिया उसने सेल के अंदर, क्योंकि ये घूम गया पूरा का पूरा प्रोटीन। दिस डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक कि ओनली सम मॉलिक्यूल्स अ पर्टिकुलर आयन और मॉलिक्यूल विल बी पासिंग। यह डिफ्यूजन इनहिबिटर्स पर भी डिपेंड करता है, उनके कारण ये इनहिबिट हो जाता है ये वाला प्रोसेस। इनहिबिटर्स के कारण इट इज़ सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। हाउ इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जैसे ये था ना,
ये तो एक्चुअल आयन था जो जुड़ गया इस की एक्टिव साइट के साथ। ये क्या है? प्रोटीन। ये येलो वाला प्रोटीन बनाया। लेकिन जो इनहिबिटर होंगे ना, उनका काम ही यही होता है, वो तो शैतान होते हैं, तो वो होते कुछ और हैं, लेकिन उनका एक सिरा बिल्कुल मैच कर रहा होता है किससे? प्रोटीन के साथ, और उनकी शक्ल उस आयन या सॉल्यूट या मॉलिक्यूल से मिलती जुलती होती है। तो इसलिए हैंस दे आर एबल टू जॉइन विद द प्रोटीन। इस तरह से वो प्रोसेस को रोक ही देते हैं। ये मदद कर रहे हैं प्रोटीन्स किसकी? पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, बाय फॉर्मिंग चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। कुछ चैनल्स तो सदा ओपन रहती हैं, कुछ की ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो लार्ज प्रोटीन्स हैं फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, अगेन द पोरेंस विल बी हेल्पिंग द वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स। जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मदद करते हैं ये प्रोटीन्स, पोरेंस। बैक्टीरियल सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें ये छेद देख रहे हो, ये हैं पोरेंस। ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर जो बाहर की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, प्लेस्टिड्स में भी आपको पता है कि 2 लेयर्स होती हैं, तो आउटर लेयर विल बी कंसिस्टिंग ऑफ पोरेंस। दे विल हैव स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, द पोरेंस। तो बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिनको आयन चैनल्स भी बोल सकते हैं, आयन चैनल प्रोटीन्स, या फिर पोरिन प्रोटीन्स बोल देते हैं। एक्वापोरिन प्रोटीन्स भी होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ऐसे कई कैटेगरीज, कई टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मिलते हैं सेल मेम्ब्रेन में। आयन चैनल प्रोटीन्स आयन ट्रांसपोर्ट के लिए बने हुए होते हैं, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स हों। पोरिन ज़्यादातर बिग मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं, इवन बिग प्रोटीन्स कैन बी देयर। एक्वापोरिन प्रोटीन्स मेनली वाटर के ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड होते हैं, एसोसिएटेड हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस को कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज शो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये 3D सेल मेम्ब्रेन सिंगर एंड निकलसन ने दिया था, आपको पता है, मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बनाया गया। और इसमें ये देखो 2 तरह के हैं प्रोटीन पड़े हुए, एक तो ये येलो येलो है और एक ये पिंक पिंक है। आप ही बताओगे इनके नाम बताना। ओके, कौन से वाला इसमें इंटीग्रल है? ये पिंक वाला। कौन सा पेरिफेरल प्रोटीन है? येलो वाला। ये बिल्कुल बाहर बाहर ऐसे ही पड़े हुए हैं, हल्के लूज पड़े हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल अंदर घुसे हुए हैं। सिंपल डिफ्यूज़न दिखाने के लिए एक सिंपल सा चित्र, लुक एट डायग्राम ए। इस एरिया में बहुत सारे हैं सॉल्यूट्स, और यही वाले सॉल्यूट्स यहाँ बड़े कम हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और आपको पता है मूवमेंट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो ऐसे ट्रेवल करेंगे ये। देखो आफ्टर डिफ्यूज़न क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, they will allow the diffusion only if two different types of molecules move together at a time. This is what I am talking of symport. अगर 2 molecules अलग अलग टाइप्स के इकट्ठे ट्रैवल करें एक ही डायरेक्शन में, that is from outside of the cell to the inside or from the inside to the outside, जैसे ये B में दिखाया गया है होता हुआ, मतलब 2 इकट्ठे चलते हैं जब भी चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे भाई, यारी दोस्ती पक्की है, तो 2 इकट्ठे चलते हैं, इसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। सिम टुगेदर। किस वाले में आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करा किसी पे, कह रहा है कि नहीं मैं तो अकेला चलूँगा, कोई साथ जो तुम्हारे ना आए तो फिर अकेला चलो रे। कौन से वाले में अकेला चलो, अकेला चल रहा है? यस, यूनिपोर्ट। इन दिस टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, carrier protein will carry the molecule, the substance, and this substance is not depending on any other molecule or any type of substance or solute. तीसरा रह गया एंटी। एंटी का नाम ही एंटी है भाई, ऑपोजिट। तो ये इसमें आदान प्रदान हो रहा है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि विलेन ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, किसी को किडनैप, तो आप उनको पैसे दे रहे हो, एक एक कदम वो लड़का बढ़ा रहा है, एक एक कदम वो आप पैसे लेके आगे आ रहे हो। तो वही यहाँ एंटीपोर्ट में हो रहा है कि इधर से चल रहा है एक तरह का मॉलिक्यूल या सॉल्यूट, एक टाइप, और उधर से चलने लग रहा है दूसरे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या सॉल्यूट। अब जब तक ये दोनों ऑपोजिट नहीं चलेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो ये वाला सिस्टम होता ही इसी पे आधारित है एंटीपोर्ट, कि उधर से एक आएगा
और यहाँ से एक जाएगा। लेट अस कंपेयर सिंपल डिफ्यूजन विद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किस में स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स चाहिए, कोई स्पेशल तरह के प्रोटीन्स चाहिए होने के लिए, वरना नहीं होगा भाई। सिंपल पे ऐसा चाहिए नहीं, इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई प्रोटीन स्पेशल नहीं चाहिए, नो स्पेशल प्रोटीन। इसमें प्रोटीन स्पेशल चाहिए, यस, इंटीग्रल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। इसमें हाँ, इसमें भी चाहिए, स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं। हाईली सेलेक्टिव कौन सा होगा कि वो सेलेक्ट करता है कि कौन से आयन जाएंगे, कौन से मेरे में से नहीं जाएंगे। सिंपल डिफ्यूजन नो सेलेक्शन being done of the ions or solutes or molecules, but here this diffusion is choosy, selective about the ions. अगर छोटे आयंस हैं तो प्रेफर होंगे, बड़े साइज के प्रेफर नहीं होंगे, उस तरह से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑल्सो यस, सेलेक्टिव अबाउट आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। कौन सा वाला तीनों में से सैचुरेशन फिनोमिनन दिखाएगा? अगर सारे मॉलिक्यूल्स जुटे हुए हों, सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हों इकट्ठे, तब तो वो झकाझक चलेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी वेरी फास्ट ना, वेरी मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम। कौन सा ऐसा दिखाता है इफेक्ट तीनों में से? सिंपल डिफ्यूजन दिखाएगा? नो, ऐसा कोई सैचुरेशन वाला इसमें नहीं है, कोई प्रोटीन ही नहीं है स्पेशल तो। पर ये यस, और यहाँ पे भी आएगा यस, ये दोनों दिखाते हैं सैचुरेशन वाला फिनोमिनन। अपहिल ट्रांसपोर्ट कौन सा है तीनों में से? सिंपल है? नहीं, नॉट अपहिल, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, डाउन हिल है ये तो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी डाउन हिल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज यस अपहिल इन नेचर। ATP are being used against the concentration gradient, active transport. Here the proteins are sensitive towards inhibitors. Sensitivity is there. No such thing seen in the simple diffusion. That means saturation affects the facilitated as well as active transport both. Both facilitated transport as well as active transport get affected also by selectivity, another factor that affects them. कि होगा और कितना स्लो होगा या फास्ट होगा। फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन सेलेक्टिविटी ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, किन मॉलिक्यूल्स को ये लेके जाना चाहते हैं। इट इज़ फाउंड दैट इनहिबिटर सेंसिटिविटी अफेक्ट्स फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोथ, but not simple diffusion, no. Watermelon में देखिए, more than 90% it is water, composed of water. Even the herbs, they also carry 90% of water inside them. Water के क्या काम है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। फॉर्म्स द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के बोल रहे हो तो प्रोटोप्लाज्म है। वाटर एक्ट्स एज द मीडियम फॉर रिएक्शंस टू टेक प्लेस। सीड जर्मिनेशन करके दिखाता है वाटर, अंकुरण होता है ग्राम सीड का। फोटोसिंथेसिस अकर्स अगेन विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसका मतलब वाटर इतना ज़रूरी है ना कि कुछ पौधे तो बहुत पानी लेते हैं, डेली पीते हैं। कॉर्न प्लांट ये बनाया है, कॉर्न क्या होता है? मेज, भुट्टा। तो ये जो है ये 3 लीटर पानी पी जाता है एक ही दिन में। 3 लीटर्स ऑफ वाटर इट एब्जॉर्ब्स, इट टेक्स। और ये मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, ये 5 घंटे में अपनी बॉडी जितना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ट्रांसपिरेशन, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors from the aerial parts of a plant. Water loss due to sun, this is called transpiration. And this is considered to be a necessary evil. मतलब कि ये तंग भी करता है और इसके बिना गुजारा भी नहीं है प्लांट का। एक तो वाटर लॉस हो रहा है, इतने पानी लिया, इतना सारा पानी लिया पौधे ने, लेकिन वो लूज़ हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी भी है, लेकिन ज़रूरी भी है, नेसेसरी है, क्योंकि इसी के कारण वाटर ऊपर चढ़ पाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। इतनी हाइट्स जो ऊपर ऊपर हैं पेड़, वहाँ तक वाटर पहुँच पाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्यू टू व्हाट? ट्रांसपिरेशन, पुल। अनदर बेनिफिट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज कूलिंग ऑफ लीव्स। क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है ना, अपनी ही एनर्जी यूज़ हो रही है, हीट, तो कूलिंग हो जाती है लीव्स की। इस पौधे की लीफ में
50 स्टोमेटा हैं ऊपर, इस बी वाले में 200 स्टोमेटा हैं छिद्र। कौन सा वाला ज़्यादा वाटर लॉस दिखाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किस लीफ में ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स बी, लॉट ऑफ वाटर विल बी इवेपोरेट, हेयर लेस. So that means stomata number, how many stomata are there on that rate of transpiration will depend. दिन का समय है और A में ये लीफ ट्रांसपायर करके दिखा रही है, वाटर लॉस हो रहा है, इसके स्टोमेटा ओपन हैं काफ़ी सारे। लेकिन डेजर्ट प्लांट मॉडिफाइड है, इसमें अडेप्टेशंस हैं। इसमें क्या हो रहा है बी में कि स्टोमेटा क्लोज्ड हैं काफ़ी सारे डे टाइम में भी, और ये एक अडेप्टेशन है। ऐसे में क्या होगा, अगर क्लोज स्टोमेटा हैं बहुत सारे तो क्या वाटर लॉस होके दिखाएगा ये पौधा? नहीं, लीफ में से इसकी जो भी रिड्यूस लीव्स होती हैं, इनकी छोटे पौधे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कैक्टस ही हो, तो ऐसे में बहुत कम वाटर लॉस दिखाएंगे ये। यानी द स्टेटस ऑफ स्टोमेटा, हाउ मेनी स्टोमेटा आर ओपन, हाउ मेनी स्टोमेटा आर ओपन, दिस इज़ अ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। लीफ ए ऐसे पौधे को बिलोंग करती है जिसमें बहुत कम पानी दिया गया है। लीफ बी ऐसा पौधा जिसमें काफ़ी पानी है, पर्याप्त मात्रा में पानी है। दोनों में से कौन सी ट्रांसपिरेशन दिखाएगी ज़्यादा रेट? यस, बी विल शो मोर ट्रांसपिरेशन रेट देन ए. Why? Because this can afford, this plant can afford loss of water, but this cannot. तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स जैसे एब्सिसिक एसिड वगैरह कम कर देते हैं और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे दिन में भी काफ़ी हद तक क्लोज करके दिखा देगा ये लीफ। क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट अफोर्ड वाटर लॉस व्हेन देयर इज़ वेरी लो वाटर इन द प्लांट। इसका मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, स्टेटस ऑफ वाटर इज़ अनदर फैक्टर, अमाउंट ऑफ water in the plant is another factor for rate of transpiration. Another plant factor affecting transpiration is the canopy, that is the top shape of the plant or the tree. कि canopy कैसी है, उसका ऊपर कैसे नज़र आता है, ऊपर का सरफेस पौधे का या ट्री का। तो अगर टॉप लीव्स हैं और ये हिडन लीव्स हैं, कौन सी वाली दोनों लीव्स में से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा होगा? टॉप लीव्स में, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद द सन। ये सन को एक्सपोजर इनको सीधा मिल रहा है, तो इनका पानी निकले जा रहा है, इवेपोरेट जल्दी हो रहा है, फास्ट। जो लीव्स हिडन है, अंदर है छुपी हुई कैनोपी में, वो कम रेट दिखाएंगी ऑफ ट्रांसपिरेशन नेचुरली। वाटर मॉलिक्यूल्स देखिए हीट अप हो रहे हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण वो रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर, zigzag movement, they show kinetic energy, the water molecules. ये है प्योर वाटर यहाँ दिखाया हुआ है, और यहाँ पे वाटर विद सॉल्यूट्स दिखाया गया। किसकी लेस काइनेटिक एनर्जी होगी? वाटर की। कौन से में? दोनों में। हाँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि बीच में सॉल्यूट भी तो आगे टांग अड़ाने के लिए वो इनका रास्ता रोक रहे हैं फिजिकली। ये वाले पार्टिकल्स इनको रोक रहे हैं। देखो ये लाल लाल, ये जो पिंक पिंक हैं, ये सॉल्यूट्स हैं, तो ये इनको घूमने नहीं दे रहे ना, आनंद से मूवमेंट नहीं करने दे रहे। तो इसका मतलब प्योर वाटर हैज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है वाटर पोटेंशियल से। इसका मतलब है ये इसका सिंबल है साई डब्ल्यू। साई W is the water potential found in the plants, phenomenon found in the plants. It can be equated to the kinetic energy. तो water potential किसका मैक्सिमम होगा आपके मुताबिक? हाँ, प्योर वाटर का मैक्सिमम होता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, तो साई W भी मैक्सिमम होता है, लेकिन उसको आर्बिट्रेरीली साइंटिस्ट ने ना एक वैल्यू दे दी है 0। तो साई W of pure water is considered to be 0, taken to be 0. What are the units of water potential? That is psi W, pascals. Water always moves from the higher psi W to the lower psi W. यानी कि हायर वाटर पोटेंशियल से पानी चलेगा, लोअर वाटर पोटेंशियल इन डिफ्यूज़न प्रोसेस, ड्यूरिंग डिफ्यूज़न। ऐसे होता है डिफ्यूज़न, फ्रॉम हायर साई डब्ल्यू टू लोअर साई डब्ल्यू ऑलवेज। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। जब भी हम सॉल्यूट्स डाल देते हैं, यानी सॉल्यूशन बना देते हैं,
और उसको प्योर वाटर नहीं रहने देते हैं, उसका सॉल्यूशन बना दिया, उसमें सॉल्यूट डाल दिए, तो क्या हुआ? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस, इट बिकम्स लेस फ्री एनर्जी. देयर विल बी वेरी फ्यू फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स टू बी फाउंड. वो फ्री नहीं रहेंगे, वो बंद जाएंगे ड्यू टू द सॉल्यूट्स प्रेजेंस, हैं, फिजिकल प्रेजेंस. और ये कहलाता है सॉल्यूशन. और इसका साई डब्ल्यू माइनस में होएगा, क्योंकि भाई मैक्सिमम ही ज़ीरो है प्योर वाटर का. तो जब इससे नीचे गिरेगी वैल्यू, साई डब्ल्यू इससे नीचे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा. इसका मतलब सॉल्यूशन की सदा नेगेटिव होती है साई डब्ल्यू की वैल्यू. और इसको बोलते हैं साई एस, बोल देते हैं साई सॉल्यूट. ये देखो, ये यानी कि वाटर पोटेंशियल नहीं है, ये सॉल्यूट पोटेंशियल है. ये एट रूम टेम्परेचर एंड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, साई डब्ल्यू इज कंसिडर्ड इक्वलेंट टू साई एस इन द सॉल्यूशन. प्योर वाटर का भी कब है साई डब्ल्यू ज़ीरो? जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर उसको मिल रहा हो और कोई प्रेशर ना हो वाटर के ऊपर. ये प्लांट सेल्स में एंडोस्मोसिस होते हुए दिखाया हुआ है. वाटर एंट्री करे जा रहा है, वाटर घुस रहा है, क्योंकि अंदर हाईली कंसनट्रेटेड है ये साइटोप्लाज्म. ऐसे में जब ये पूरा पानी इसमें भर जाए तो वो प्रेशर डालता है दीवारों पर, ऑन द सेल वॉल. सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है और इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर. इट इज़ कंसिडर टू बी पॉजिटिव. तो ये एक फॉर्मूला है, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी. साई डब्ल्यू कैसे डिपेंडेंट है? इन दोनों का सम टोटल है साई डब्ल्यू. वाटर पोटेंशियल is equal to solute potential and pressure potential. Pressure potential. Psi P, pressure potential. The transpiration pull theory to explain how water travels up the xylem in high plants. ये xylem है, आपको पता है कि रूट से शुरू होता है, स्टेम में जाता हुआ लीफ तक पहुंचता है. बहुत सारी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, जिनसे xylem बना होता है. 4 टोटल सेल्स होते हैं अलग अलग तरह के. ये देखिए, ये एरोज क्या बनाई है मैंने, क्या? ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट हो रहा है लगातार. कौन कर रही है ट्रांसपायर? लीव्स. लीव्स में से पानी निकले जा रहा है. ऐसे में जाइलम का क्या होगा? जाइलम में पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि लीव्स में से पानी जा रहा है. यकायक जाइलम के कॉलम में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण तेज़ी से पानी सॉइल में से, रूट्स में से चलता हुआ ऊपर खींचा जाएगा. इट विल बी पुल्ड अप, रस्सी की तरह, एक रोप की तरह. जाइलम के अंदर, ये जाइलम है, तो ये पानी ऊपर पुल कर लिया जाएगा, जैसे कोई खींच रहा हो. खींच कौन रहा है? ये ट्रांसपिरेशन पुल ही तो मदद कर रहा है. ये ट्रांसपिरेशन ही तो मदद कर रहा है पौधे की, कि पानी ऊपर खींच रहा है. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द प्लांट्स इन मूविंग द वाटर अप द जाइलम इन द फॉर्म ऑफ अ रोप, अ कॉन्टिन्यूस कॉलम. एक कॉन्टिन्यूस कॉलम के रूप में पानी ऊपर खींचता है, क्योंकि टेंशन क्रिएट हो जाती है जाइलम में, लो प्रेशर एरिया, जिसके कारण पानी उसको भरने के लिए, उस टेंशन को, उस प्रेशर को भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ता है. आपने देखा होगा, जैसे ये ड्रॉपर होता है, जिसमें आपकी मम्मी कहती है बेटा मेरे को आँखों में दवाई डाल दे, ये ड्रॉपर है. इससे तो आपको ड्रॉपर यूज़ करना आता है. आप यहाँ पे पहले दबाते हो, आप सक्शन क्रिएट करते हो, दाब. वही सक्शन टेंशन जो मैं कह रही हूँ वही है. वो लो प्रेशर एरिया, वैक्यूम टाइप क्रिएट हो गया जाइलम में, तो पानी ऊपर चढ़ेगा, खींचेगा. जैसे इसमें पानी ऊपर जाता है आपकी दवाई में, जैसे कुएं में से पानी खींचा जाता है ऊपर को, बिल्कुल उसी तरह ट्रांसपिरेशन के कारण जाइलम में से पानी ऊपर एक कॉन्टिन्यूस रस्सी के रूप में खींचा चला जाता है. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में पानी ऊपर चढ़ना है जाइलम से, और उसके लिए ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी होती है एक. और उसमें मदद कौन करेगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. अगर वाटर और वाटर की बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, तो वो कहलाता है कोहेजन फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेजन. ये जाइलम की बात हो रही है. जाइलम के जो अंदर जो पानी है, पूरा कॉलम है वाटर का, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बड़े पक्के इकट्ठे चिपके होते हैं, क्योंकि उनमें कोहेजन
नाम की अट्रैक्शन फोर्स होती है। इसी तरह जाइलम में और क्या देखा गया भाई, एक और चीज़ भी देखी गई कि वाटर का ये जो कॉलम है, वाटर मॉलिक्यूल्स ये जो पड़े हैं, ये वॉल के साथ भी, जो इसके ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं उनके साथ भी ये अट्रैक्शन दिखाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको बोलते हैं अडेजन। आपने सुना होगा अडेजिव, ये जो फेविकोल होता है, ये दो चीज़ों को जोड़ता है ना, अलग अलग सरफेस को जोड़ रहा है, तो अडेजन, इसलिए याद रखो। इन दोनों फोर्सेस अडेजन और कोहेजन के कारण ही ट्रांसपिरेशन पुल काफ़ी हद तक संभव हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर एक पूरे कॉलम के रूप में, एक रस्सी के रूप में, कॉन्टिन्यूस रस्सी के रूप में बन के दिखा पा रहा है, जो कि टूटती नहीं है। इतना ऊपर भी चढ़ रहा है, कई फीट ऊपर चल रहा है पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी, लेकिन टूट रहा है क्या? नहीं, टूट नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ आ गई है। जैसे ये रस्सी हो, स्टील की बनी हुई रस्सी, उतना स्ट्रेंथ आ गई है इसमें। कॉन्टिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर। डायग्राम ए, डायग्राम बी, किस में आपको लग रहा है कि पानी ऊपर ज़्यादा चढ़ के दिखा पाया? हमें दिख रहा है कि बी में, क्योंकि पतली थी पाइप बहुत। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक पाइप पतली है, एक मोटी, डायमीटर का अंतर है। बहुत पतली नैरो पाइप्स में पानी आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं कैपिलैरिटी, जो कि मोटी पाइप्स में, डायमीटर वाली में नहीं नज़र आएगा, बड़ा कम नज़र आएगा। हैंस दिस कैपिलैरिटी इज़ वेरी यूजफुल इन जाइलम। अगेन, ये रहा जाइलम, और इसमें पानी मैंने आपको बताया था कि एक पूरे कॉलम के रूप में कॉन्टिन्यूस पड़ा हुआ है, थैंक्स टू एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस एंड ऑल्सो कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी ऑल्सो हेल्प्स here in raising the water up into the xylem above and above, moving up forcefully, because the xylem is very narrow pipe like structures. इस थ्योरी को कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बहुत मदद करती हैं, जैसे कोहेजन, a physical property of water, mutual attraction between water molecules. Cohesion helps पानी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं, चिपके से रहते हैं, अट्रैक्शन। इसी तरह अडेजन भी दिखता है, another physical property of water, that it can link with polar surfaces like the surface of the tracheids, vessels, etc. एडेजन की प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है, वाटर पूरा एक कॉलम के रूप में, रस्सी के रूप में बन के आता है, उभर के आता है, टूटता नहीं है रास्ते में। जबकि इतना ऊपर चढ़ना है, 130 मीटर्स हाई वाटर कॉलम आसानी से चढ़ते हुए देखा गया है, उससे भी ऊपर ऊपर। उसके बाद ट्रांसपिरेशन हो जा रहा है सूर्य के कारण। दिन में ट्रांसपिरेशन इज द फिनोमिनन सीन वेयर वाटर इज लॉस्ट in the form of water vapors by the leaves of the plant. इसके कारण जो लीफ के सेल्स हैं, साई डब्ल्यू यानी कि वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है, और वो पानी नीचे से मांगेंगी। देयर इज़ अ टेंशन विच इज़ क्रिएटेड इन द जाइलम। ये जो पूरे जाइलम की पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, बहुत सारे, उन सब में टेंशन क्रिएट हो जाएगी, उन सब में लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, और पानी उसके कारण, उस टेंशन के कारण नीचे से ऊपर खींच के, एब्जॉर्ब होके खींच के जाएगा लीफ तक। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। कैपिलैरिटी ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल हेयर। दिस इज अ फिनोमिनन सीन इन वेरी थिन नैरो ट्यूब्स। जाइलम के ट्रैकीड्स और वेसल्स बड़े पतले पतले हैं, तो इतने पतले पतले होने के कारण, नैरो डायमीटर होने के कारण, पानी इनमें खींच के जाता है ऊपर, खींचता है ऊपर, चला जाता है, चढ़ता है, पानी ऊपर चढ़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये सब कोहेजन, अडेजन, टेंशन क्रिएटेड इन द जाइलम, और surface tension, that is water molecules are attracted to each other more in the liquid phase than in the gaseous phase. वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी लिक्विड फेज में काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे को, सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं, देन द गैस फेज। इस सब के कारण और कैपिलैरिटी के कारण पानी ऊपर एक कॉन्टिन्यूस कॉलम के रूप में जाएगा और लीफ तक, यानी जो भोजन बनाते हैं ऑर्गन्स, वहाँ तक पानी पहुँचा दिया हमने। अब
लीव्स आसानी से भोजन बना पाएंगी, इनको पानी मिल गया। पत्ते सेनेसेंस दिखाते हैं, यानी एजिंग प्रोसेस दिखाते हैं, वो एज करते हैं। कुछ लीव्स तो आपको येलो येलो नजर आएंगी जो गिरने वाली हैं। लीफ फॉल इज देयर इन डेसिडुअस प्लांट्स, ओल्ड और डेड हो जाएंगी लीव्स। ये हैं नई लीव्स। ऐसे में ये क्या करेंगी, जब ये मरने लगेंगी ओल्ड लीव्स, तो कमाल करती हैं ये, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे मिनरल्स, तत्व इनको दे जाएंगी विरासत। तो ये इनको, न्यू लीव्स को रीमोबिलाइजेशन बोलते हैं, इसको रीमोबिलाइजेशन। आपके घर में फूड का सोर्स कहाँ है, क्या कहलाता है, उसके लिए कोई नाम? किचन। प्लांट में कौन सा किचन है? सोर्स ऑफ फूड, सुक्रोज, लीफ। लीफ से खाना कहाँ जाएगा? हमारे घर में खाना फाइनली कहाँ जाता है? सिंक में। नहीं, खाना नहीं जाता सिंक में, लेकिन आपने सिंक वर्ड सुना हुआ है, मतलब जहाँ पर खाना यूटिलाइज होगा उस जगह को सिंक बोल देते हैं यहाँ पे। तो लीफ वाला खाना कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? लीफ के द्वारा बनाया गया खाना कहाँ यूटिलाइज हो रहा है? सिंक में। यानी इट कैन बी फ्लावर्स, इट कैन बी स्टेम, इट कैन बी रूट्स, इट कैन बी द फ्रूट्स एट्सेट्रा, सबको खाना मिलेगा। तो सिंक, द एरिया वेयर food is distributed, that place, those organs will be the sink, source will be the leaf। और ये पहुंचाएगा कौन यहाँ से यहाँ? फ्लोएम। उसके लिए होता है फ्लोएम, अ टिश्यू। फ्लोएम में बायडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड, सुक्रोज पाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोर्स और सिंक आपस में इंटरचेंजेबल हैं। कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत में या स्प्रिंग के टाइम में देखा गया है कि सिंक सोर्स बन जाएगी, सोर्स सिंक। दे आर इंटरचेंजेबल, दे आर वेरिएबल रिलेशनशिप। वो कैसे? कि कई बार जो रूट्स ने स्टोर करके रखा हुआ फूड, वो फूड चलने लग गया, और जो बड्स हैं, मतलब छोटी वाली लीव्स, जो बड्स हैं, उनको खाना पहुंचाया। कहाँ से खाना गया? रूट्स में स्टोर्ड खाना गया बड्स तक। तो ये तो उल्टा हो गया ना, उल्टा बांस बरेली को। तो सिंक से सोर्स जा रहा है भाई, ये वाला एग्जाम्पल। इसका मतलब सोर्स और सिंक आपस में बदल सकते हैं, उनका वेरिएबल है रिलेशनशिप। इसलिए फ्लोएम बायडायरेक्शनल शो करके दिखाता है, यानी दो तरफा, दो दिशा में होती है फ्लोएम की मूवमेंट ऑफ फूड। फूड ऊपर भी जा सकता है, फूड नीचे भी जा सकता है फ्लोएम में। लेकिन जाइलम की बात करें तो जाइलम में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, केवल पानी ऊपर ही ऊपर जाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट फ्लोएम इज द ऑर्गन दैट कैरीज द फूड एंड नॉट जाइलम। दिस इज अ ट्री, अ स्मॉल ट्री। इसका तना, इसकी ट्रंक में से हमने चाकू के द्वारा, नाइफ के द्वारा एक पूरी बार्क, छाल उतार दी है, राउंड सर्कल के रूप में एक लेयर उतार दी है। लेकिन हमने ये भी ध्यान दिया कि इस बार्क में फ्लोएम होना चाहिए। फ्लोएम तक के लेवल की बार्क हटा डाली है, यानी फ्लोएम भी हटा दिया है। और हम थोड़े दिनों के बाद देखेंगे स्वेलिंग आ जाएगी ऊपर के एरिया में, तने में। ये सारा क्या है? ये काटा थोड़ा ना हुआ, ये तो सारा पौधे से जुड़ा हुआ है, प्लांट से जुड़ा हुआ है, ट्री से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्वेलिंग आ जाएगी अपर एरिया में, इंडिकेटिंग व्हाट? कि खाना यहाँ पे अड़ गया, यहाँ रुक गया। लीव से खाना चला था नीचे रूट्स तक जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जाके वो रुक गया, वो नीचे नहीं जा पाया, क्योंकि आपने क्या रिमूव किया था? आपने फ्लोएम रिमूव किया था। स्वेलिंग मीन्स इट इज़ द फ्लोएम विच वॉज कैरिंग द फूड, जो हमने रिमूव कर दिया।